हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है के आयुर्वेदा क्लासेस में। आज हम क्रिया शारीर का दोष वृद्धि चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम दोषों की वृद्धि और क्षय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज पार्ट 1 2 पार्ट में कंप्लीट होगा ये चैप्टर। आज पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। दोषों की वृद्धि और क्षय। ठीक है, दोष अगर बढ़ते हैं तो क्या होता है और दोष अगर घटते हैं तो क्या होता है। ठीक है, मतलब कि अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा और दोषों का क्षय होगा तो क्या होगा। इन दोनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा श्लोक क्या होगा, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, कई जगह काम देगा ये। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इसके अनुसार क्या होता है, दोष धातु एवं मल क्या वो बोले गए हैं, शरीर के मूल बोले गए हैं। तो आचार्यों ने क्या बोला है कि दोष धातु और मल ये क्या है, शरीर के मूल बोले गए हैं। क्लियर। तो दोष में आपको पता ही 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, धातु 7 होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। मल 3 बताए गए हैं, श्वेत पुरीष मूत्र 3 मल बताए गए हैं। ठीक, और इन्हीं सारी चीज़ों को यानी कि दोष धातु और मल इन्हीं सबको मिला क्या बोला गया है, शरीर का मूल बोला गया है। ठीक है, शरीर का मूल बोला गया है। यही प्राकृत अवस्था में रहकर शरीर को क्या करते हैं, धारण करते हैं, शरीर का पोषण करते हैं और शरीर का संचालन करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, प्राकृत अवस्था में, विकृत नहीं, प्राकृत अवस्था में रहकर ये शरीर का धारण करते हैं, पोषण करते हैं और संचालन करते हैं। और उसके प्रति क्या होते हैं, शरीर के उत्तरदायी होते हैं शरीर के लिए। ठीक है, इनकी साम्यता, ठीक है, इनका साम्यावस्था जो होती है या इनकी साम्यता जो होती है वो स्वस्थता का परिचय देती है और विषमता जो है वो रोग का कारण होती है। क्या चीज़ बोला गया, अगर इनकी साम्यता है, ठीक है, अगर ये साम्यावस्था में है तो वो स्वस्थता का परिचय देगी यानी कि स्वस्थ होगा। और अगर विषम है तो सीधी सी बात है, विषम जो होता है वो क्या करता है, रोग का कारण बनता है। तो वही बोला गया है कि साम्यता स्वस्थता का परिचय देगी और विषमता रोग का कारण होगी। एक श्लोक और अष्टांग हृदय के अनुसार क्या है, रोगस्थ दोष वैषम्यम दोष साम्य आरोग्यता। ठीक है, रोगस्थ दोष वैषम्यम दोष साम्य आरोग्यता। तो अब आइए हम लोग यहाँ से दोषों की क्षय वृद्धि के कारण देखते हैं क्या होते हैं। तो दोषों की शरीर में क्षय वृद्धि सामान्य विशेष के सिद्धांत पर आधारित होती है। किसके सिद्धांत पर, तो लिखेंगे हम लोग, दोषों की क्षय वृद्धि जो है वो सामान्य और विशेष के सिद्धांत पर आधारित होगी। ठीक है, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये श्लोक आपका क्रिया शरीर आप पढ़ ही रहे हैं, इसमें संहिता में और पदार्थ में तीनों जगह ये इम्पॉर्टेंट है और तीनों ही जगह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ होती है। तो क्या होगा, श्लोक क्या है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्तिरोभ्यस्तु। किसके अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, फिर से देखेंगे, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्तिरोभ्यस्तु। ठीक है, अर्थात क्या बोल रहे हैं आचार्य चरक कहते हैं कि शरीर में सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य कहा जाता है। मीन्स कि शरीर में जो भी भाव हैं तो सभी भावों की वृद्धि करने वाला क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, और ह्रास का कारण क्या होता है, विशेष होता है। ह्रास का कारण क्या होगा, विशेष होगा। ये 2 वर्ड हमें याद करने हैं। ठीक है, क्या याद करना होगा, शरीर में सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है और ह्रास का कारण विशेष होता है। ये 2 वर्ड याद करने हैं। फिर क्या है, आयुर्वेद में सामान्य और विशेष दोनों की प्रवृत्ति की जाती है। ठीक है, आयुर्वेद में क्या होता है, सामान्य और विशेष दोनों की प्रवृत्ति की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों की क्रिया से ही शरीरस्थ
मीन्स कि इन दोनों की क्रिया से शरीरस्थ दोष धातु एवं मलों की क्षय एवं वृद्धि होती है। ठीक है, दो चीज़ों पर आधारित है शरीर का क्षय और वृद्धि। किस पे? दोष धातु सॉरी, इन दोनों की क्रिया से। किसकी क्रिया से? सामान्य और विशेष की क्रिया से। सामान्य और विशेष की क्रिया से दोष धातु और मल, इन तीनों की क्षय वृद्धि होती है शरीर में। ठीक है, इन तीनों की क्षय और वृद्धि होती है शरीर में। तो सामान्य विशेष दोनों का संबंध देह से होता है। देह मतलब काय, काय मतलब शरीर, ये तीनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। तो क्या बोल रहे हैं आचार्य? सामान्य और विशेष दोनों का संबंध देह से होता है। ठीक है, जब शरीर में किसी दोष धातु की कमी पाई जाती है, जब शरीर में किसी भी दोष धातु की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, तो उसके सामान्य द्रव्य गुण कर्म का प्रयोग कर उसकी वृद्धि की जाती है। जब शरीर में किसी भी दोष और धातु की कमी पाई जाएगी तो उसके सामान्य द्रव्य गुण और कर्म का प्रयोग कर उसकी वृद्धि की जाती है। ठीक है, आइए इसको आगे समझेंगे अच्छे से डिटेल में। तो सामान्य को तीन प्रकार माना गया, तीन प्रकार से। ठीक है, क्या क्या होता है? पहला द्रव्य सामान्य, दूसरा गुण सामान्य, तीसरा कर्म सामान्य। तीन चीज़ें दी गई सामान्य में। ठीक है, द्रव्य सामान्य दिया गया, गुण सामान्य दिया गया और कर्म सामान्य दिया गया है। तो आइए ध्यान से देखिएगा इसको। द्रव्य सामान्य, ये बुक से एकदम निचोड़ कर लिखा गया है, तो याद करते हुए चलिएगा। क्या है द्रव्य सामान्य में? तो इसके अंतर्गत क्या होता है? जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। इसमें मांस क्या करता है? मांस की द्रव्य सामान्यता निहित होती है। इसमें मांस में मांस की क्या होती है? द्रव्य सामान्यता निहित होती है। दो चीज़ें याद करनी होंगी। क्या? द्रव्य सामान्य में मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। ठीक है, और दूसरी क्या है? मांस की द्रव्य सामान्यता निहित है। ठीक है, मांस में मांस की द्रव्य सामान्यता निहित है। इस प्रकार रक्त की कमी होने पर, यदि शरीर में रक्त की कमी होती है तो उस रक्त की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? रक्त का पान कराया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? द्रव्य सामान्य का ये उदाहरण हो जाता है। तो वही बोला गया है कि अगर रक्त की अगर शरीर में कमी है तो हम लोग को क्या कराएंगे? रक्त का पान कराएंगे। ठीक है, तो पान कराने का मतलब ये नहीं कि रक्त को पिला देंगे, उसको फ्लूइड के थ्रू चढ़ाएंगे। ठीक है, रक्त को हम लोग ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू चढ़ाएंगे, तो वो क्या होगा? रक्त का पान कराना होगा। तो अगर बोलते हैं ना कि ब्लड की कमी हो गई शरीर में, तो जब ब्लड की कमी होती है शरीर में तो क्या करते हैं? ब्लड को चढ़वाया जाता है। वही बोला गया है यहाँ पे कि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? गुण सामान्य। नेक्स्ट क्या है? गुण सामान्य। अब इसके अंतर्गत क्या होता है देखते हैं उदाहरण। दुग्ध एवं घृत खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। क्या बोला गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान दीजिएगा। दुग्ध एवं घृत खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। क्योंकि दुग्ध एवं घृत के गुण शुक्र के गुण के समान होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है? दुग्ध और घृत के गुण जो है वो शुक्र के गुण के समान होते हैं, इसीलिए बोला गया है गुण सामान्य में। गुण सामान्य क्यों बोला गया है? क्योंकि दुग्ध एवं घृत खाने से शुक्र की वृद्धि बोली गई है। तो जो दुग्ध का गुण होगा या घृत का गुण होगा वो शुक्र के गुण के समान होता है, इसीलिए क्या बोला गया है कि दुग्ध और घृत खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। ठीक, मीन्स कि दुग्ध घृत और शुक्र तीनों के गुण समान हैं, इसीलिए सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्या है? कर्म सामान्य। कर्म सामान्य, अब इसके अंतर्गत क्या होगा? उदाहरण देखते हैं। कफ का कार्य स्थिरता पैदा करना होता है। कफ क्या होता है? स्थिरता पैदा करता है। कफ जो होता है वो स्थिरता पैदा करता है, अतएव सोने से कफ की क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि हम सोते हैं तो क्या होता है? कफ की वृद्धि होती है। और वात का कर्म क्या होता है? चंचलता होता है।
वात का कर्म क्या होता है? चंचलता। अतः दौड़ने से वात की वृद्धि होती है। तो दौड़ने से क्या होता है? वात की वृद्धि होती है। तो वही बोला गया है यहाँ पे। कर्म सामान्य में क्या बोला गया है? कफ का कार्य क्या होता है? स्थिरता पैदा करना। यदि हम सोते हैं तो क्या होता है? कफ की वृद्धि होती है, क्योंकि स्थिर हो जाती है बॉडी, तो क्या होगा? कफ की वृद्धि होगी। और वात के क्या करते हैं हम लोग? चलते हैं। वात कर्म क्या बोला गया? चंचलता बोला गया है। वात चलायमान होती है, तो क्या बोले हैं? दौड़ने से वात की वृद्धि होती है। सही बात है। ये होता है क्या? सामान्य से सामान्य की वृद्धि। ठीक है। वात कर्म चलना और दौड़ना भी क्या होता है? दौड़ने से भी वात बढ़ती है। ये होगा कर्म सामान्य का उदाहरण। तो इस प्रकार सामान्य फिनिश होता है। अब हम विशेष पे डिस्कस करेंगे। विशेष के भी 3 भाग किए गए हैं सेम, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? द्रव्य विशेष। तो द्रव्य विशेष के अंतर्गत क्या आता है? मांस से अस्थि भिन्न है। उदाहरण में क्या बोला है? मांस से अस्थि क्या है? भिन्न है। अतएव मांस को कम करने हेतु अस्थि का उपयोग किया जाता है। आचार्य कहते हैं कि मांस जो है, मांस से क्या है? अस्थि क्या होती है? भिन्न होती है। अतएव मांस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अस्थि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। मांस को यदि कम करना है तो अस्थि का उपयोग किया जाएगा। गुण सामान्य देखते हैं, सॉरी गुण विशेष। तो गुण विशेष का उदाहरण क्या दिया गया है? वायु क्या होती है? रुक्ष होती है, लघु होती है और शीत होती है। ठीक है। ये वायु का गुण है ना, तत्व रुक्षो लघु शीता खरा सूक्ष्म चलो नीला। तो ये क्या है? वात का गुण है, यानी वायु का गुण है। तो वही बोला गया है कि वायु जो होती है क्या होती है? रुक्ष होती है, लघु होती है और शीत होती है। और तैल क्या होता है? स्निग्ध होता है, गुरु होता है, उष्ण होता है। ठीक है। तैल जो होता है वो क्या होता है? स्निग्ध होता है, गुरु होता है और उष्ण होता है। इसलिए क्या होगा? वात का समन करता है। ये वात का क्या करता है? समन करता है। सीधी सी बात है, कोई जगह अगर रुक्ष है वहाँ पे अगर हम तेल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो स्निग्ध हो जाएगा, उसकी रुक्षता खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो हमें यहाँ पे विपरीत गुणों का सेवन करना है। तो वही बोला गया है कि अगर वायु क्या होती है? रुक्ष होती है, लघु होती है और शीत होती है, तो हमें उसके विपरीत गुण वाले द्रव्य का सेवन करेंगे। जैसे कि तेल। तेल क्या होता है? स्निग्ध होता है और गुरु होता है और उष्ण होता है। तो ये क्या करेगा? वात का समन करेगा। अगर वात बढ़ी हुई है तो हमें तेल का सेवन करना होगा। ठीक है। ये होता है ह्रास। इससे ह्रास हो रहा है वायु का, यानी कि वात का ह्रास हो रहा है तेल का सेवन करने से। नेक्स्ट क्या है? कर्म विशेष। तो कर्म विशेष में क्या उदाहरण दिया गया है? वायु का कर्म क्या है? चल। इसलिए बैठने या सोने से वात का क्षय होता है। सीधी सी बात ये कही गई है कि कर्म विशेष, कर्म मतलब क्या होता है? कार्य करना। अब वो चाहे सोने का कार्य कर रहे हो, चाहे चलने का कार्य कर रहे हो, या मारने का कार्य कर रहे हो, तो कार्य करना यानी कर्म होता है। ठीक है। तो कर्म विशेष में क्या बोला गया कि वायु का कर्म क्या है? चल है। वायु कर्म चल बोला गया है। तो क्या करेंगे? इसलिए बैठने या सोने से वात का क्षय होता है। क्यों होता है? अरे जब हम चलेंगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा? उसका क्षय हो जाएगा। चल रहे हैं तो वायु की वृद्धि होगी, यानी वात की वृद्धि होगी। नहीं चलेंगे, बैठे रहेंगे, आराम करेंगे तो क्या होगा? वात का क्षय होगा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? कर्म विशेष के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारा सामान्य और विशेष समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। यहाँ से अब स्टार्ट होगा उसका वात की क्षय वृद्धि, पित्त की क्षय वृद्धि और आपका कफ की क्षय वृद्धि। तो आइए देखते हैं क्या है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि दोषों के सामान्य गुण कर्म होने से उनकी वृद्धि होती है और विशेष द्रव्य गुण कर्म होने से दोषों का क्षय, दोष क्या होते हैं? क्षय को प्राप्त होते हैं। सिंपल से जितना हम लोग अभी शुरू से अभी तक पढ़े हैं उसका वो एक सार भाग लिख दिया गया है कि क्या लिखा है? दोषों के सामान्य द्रव गुण कर्म होने से उनकी वृद्धि होती है और विशेष द्रव गुण कर्म होने से दोष का क्षय होता है। ठीक है।
दोष क्या होते हैं, क्षय को प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग शुभारंभ करेंगे वात के क्षय के लक्षण। वात क्षय का लक्षण क्या होता है, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। दो दो श्लोक लिखे गए हैं और याद करने होंगे। 100% एक क्वेश्चन वात पित्त या कफ तीनों में से कुछ ना कुछ जरूर आता है और 100% आता है। श्लोक लिखेंगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो वात क्षय के लक्षण का श्लोक क्या है, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा। बहुत ध्यान से देखिएगा, संस्कृत का श्लोक है। क्या लिखा हुआ फिर से एक बार, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गति मदाम वायो कर्म विकारजम। किसके अनुसार है, आचार्य चरक के अनुसार है। ठीक है, फिर से एक बार श्लोक देख लें। उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गति मताम वायो कर्म विकारजम। अर्थ क्या होता है इसका, विपरीत कर्म यथा कर्म में उत्साह का ना होना, क्या होना, उत्साह का ना होना, श्वास प्रश्वास क्रिया में रुकावट होना। ठीक है, क्या बोला है, विपरीत कर्म यथा कर्म, कर्म में क्या है, उत्साह का ना होना, श्वास प्रश्वास यानी जिसे हम लोग बोले गया उच्छ्वास निश्वास, उसी को बोलते हैं श्वास और प्रश्वास, यानी सांस का लेना और सांस का छोड़ना, यही होता है श्वास और प्रश्वास, संस्कृत में उच्छ्वास और निश्वास। और क्या बोला, क्रिया में रुकावट, कोई भी कार्य करने में रुकावट। चेष्टाओं, चेष्टा कैसी होती है, शारीरिक और मानसिक। फिर क्या बोला, चेष्टाओं में कमी होना, चेष्टा में क्या होता है, कमी होना। धातुओं की शरीर में गति उचित ना होना, जो धातु होती है उसकी शरीर में उचित गति का ना होना। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्षय के लक्षण हैं, इनको याद करने होंगे। तो क्या बोला है कि चेष्टाओं में कमी होना, धातुओं की शरीर में गति उचित ना होना। फिर क्या बोला है, धातुओं की समानता ना होना, धातुओं की क्या ना होना, समानता ना होना। मल मूत्र के वेगों का उचित रूप से ना निकलना, जो मल मूत्र होता है उसका जो वेग होता है उसका उचित रूप से ना निकलना। ठीक है, ये वात क्षय के लक्षण हैं। फिर क्या बोला, क्षीणवात के कार्य होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सारे क्षीणवात के कार्य होते हैं। ठीक है, तो श्लोक अगर हम याद करते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है। एक श्लोक और देखेंगे वात क्षय का, वात क्षय का एक श्लोक और देखेंगे। 2 श्लोक की बात हुई थी ना, तो 2 श्लोक को याद करना होगा। सिंपल सा श्लोक क्या है, वात क्षय मंद चेष्टा अल्प वाक्त्वम प्रहर्षो मूढ़ संज्ञता चा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार, पिछला वाला क्या था, आचार्य चरक के अनुसार था, ये वाला आचार्य सुश्रुत के अनुसार। फिर से देखेंगे, वात क्षय मंद चेष्टता अल्प वाक्त्वम प्रहर्षो मूढ़ संज्ञता चा। अर्थात सुश्रुत ने वात का क्षय होने पर शरीर की चेष्टाओं में मंदता, क्या बोला है, आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि अगर यदि वात का क्षय होता है तो वात का क्षय होने पर शरीर की चेष्टाओं में क्या होती है, मंदता होती है, मंदता होती है। बोलने की शक्ति का कम हो जाना, बोला ना, अल्पवाक्त्वम, मतलब जो बोलने की शक्ति है वो क्या होना, अल्प हो जाना, यानी कि कम हो जाना। ठीक है, बोलने की शक्ति कम हो जाना। मन की प्रसन्नता का कम हो जाना, मन में जो प्रसन्नता होती है उसका कम हो जाना। ठीक है, तथा संज्ञा की अल्पता का हो जाना बताया है। ठीक है, तथा संज्ञा क्या होती है, अल्पता हो जाती है, कम हो जाती है, संज्ञा क्या होता है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ वात क्षय के लक्षण बताए गए हैं, इन्हें हमें क्या करना होगा, याद करना होगा अच्छे से। अब देखेंगे वात वृद्धि के लक्षण। बहुत ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, 5-7 मिनट का लेक्चर बचा है, ध्यान से देखिएगा। वात वृद्धि के लक्षण, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वात वृद्धि में क्या बोला गया है, वात वृद्धो वाक पारुष्यम, ध्यान से सुनिएगा। वात वृद्धो वाक पारुष्यम कार्श्यम कार्श्य गात्र स्फूर्णम उष्ण कामिता निद्रा नाश अल्प बलत्वम गाढ़ वर्चस्वम च। किसके अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है,
हम फिर से पढ़ेंगे श्लोक, ध्यान से समझिएगा, प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है? वात वृद्धो वाक पारुष्यम कार्श्यम कार्श्य गात्र स्फूर्णम उष्ण कामिता निद्रा नाश अल्प बलत्वम गाढ़ वार्ष्वम च। ठीक है, मीन्स कि बोलने में क्या? कर्कशता होना, बोला ना, वाक पारुष्यम, बोलने में कर्कशता होना। कृष्ता मतलब, कार्श्यम का मतलब क्या होता है? कृष्ता। कार्श्य मतलब कालापन, कार्श्य मतलब कालापन। फिर क्या बोला? गात्र स्फुरणम, यानी गात्र में क्या? स्फुरणम, यानी कि अंगों में स्फुटन होना, यानी कि ऐठन होना, स्फुटन। ठीक है, तो गात्र स्फुरण। फिर क्या बोला? उष्ण कामिता। उष्ण कामिता मतलब क्या होता है? मतलब उष्ण आहार विहार करना। ठीक है, अर्थात उष्ण आहार विहार की इच्छा। निद्रा नाश का होना, निद्रा का नाश होना। अल्प बल होना तथा निष्ठा, उसमें विष्ठा में गाढ़ापन आदि। किसमें? विष्ठा में गाढ़ापन। ठीक है, तो फिर से देखेंगे। बोलने में कर्कशता होना, कृशता, कालापन, गात्र स्फुरण। ठीक है, उष्ण कामिता यानी कि उष्ण आहार विहार की इच्छा। फिर क्या? निद्रा का नाश होना, अल्प बल और निष्ठा का गाढ़ापन। ठीक, आदि। ये सारे क्या है? वात वृद्धि के लक्षण हैं। एक श्लोक और हम इसका देख लेंगे भाई, 2 श्लोक वात वृद्धि के और 2 श्लोक वात क्षय के। ठीक है, ये भी क्या है? इम्पॉर्टेंट श्लोक है। क्या होगा? दोष प्रकृति वैषम्यम, दोष प्रकृति वैषम्य वैशेष्यम, सॉरी, दोष प्रकृति वैशेष्यम नियतम वृद्धि लक्षणम दोषाणाम प्रकृतिर्हानि निर्वृत्ति। ठीक है, निर्वृत्त सॉरी, फिर से देखेंगे। दोषाणाम प्रकृति हानि निर्वृद्धि चैव परीक्षते, चा एव परीक्षते। फिर से देखेंगे। क्या है? दोष प्रकृति वैशेष्यम नियतम वृद्धि लक्षणम दोषाणाम प्रकृति हानिर वृद्धि च एव परीक्षते। किसके अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार होगा। क्या होगा? इस प्रकार जब शरीर में दोष वृद्धि होती है, क्या होती है? शरीर में दोष की वृद्धि होती है, तो उनके स्वाभाविक कार्यों में अधिकता उत्पन्न होती है। तो क्या होता है? उनकी स्वाभाविक कार्यों में, जो भी उनका स्वाभाविक कार्य होगा उसमें क्या हो जाएगा? अधिकता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा? इसका तात्पर्य यह है कि अनेक कारणों से बढ़ा हुआ दोष प्राकृतिक कार्यों में वृद्धि करता है तथा विरोधी कार्यों का क्षय करता है। बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है कि जब शरीर में दोषों की वृद्धि होगी तो उसके स्वाभाविक कार्यों में क्या हो जाएगा? अधिकता हो जाएगी। और इसका तात्पर्य यह है कि अनेक कारणों से बढ़ा हुआ दोष प्राकृतिक कार्यों में वृद्धि करता है तथा विरोधी कार्यों का क्षय करता है। 2 लाइन ध्यान देना होगा। प्राकृतिक कार्यों की वृद्धि करता है और विरोधी कार्यों का क्षय करता है। तो ये था दोषों का, यानी कि वात का क्षय और वृद्धि था। तो अभी हम इसको चार्ट फॉर्म में देख लेंगे एक बार। वात वृद्धि के क्षय एवं वात वृद्धि एवं क्षय के लक्षण इस सारणी के फॉर्म में दिया है। तो ये है वात वृद्धि, किसके अनुसार? आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक के अनुसार लिखा है। तो हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखेंगे। बोलने में कर्कशता, ऊपर हमने इस श्लोक में भी देखा था। ठीक है, तो बोलने में क्या हो जाएगा? कर्कशता, कृशता, कालापन, गात्र स्फुरण, उष्ण कामिता अर्थात उष्ण आहार विहार की इच्छा, निद्रा नाश, अल्पबल आदि। ऊपर जो भी श्लोक में था वही चीज़ नीचे लिखी गई है, पूरा चार्ट फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं नहीं हमें श्लोक नहीं याद होगा, तो वो चार्ट फॉर्म में याद करेंगे। चार्ट बनाने से मार्क्स ठीक मिलते हैं, ठीक है, अच्छे मिलते हैं मार्क्स। लेकिन श्लोक लिखेंगे तो और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे। वात वृद्धि आचार्य सुश्रुत के अनुसार बोलने में कर्कशता, कृशता, कालापन होता है, गात्र स्फुरण यानी, ठीक है, यानी कि शरीर में स्फुटन होती है। उष्ण कामिता यानी कि उष्ण आहार विहार का सेवन करना। निद्रा का नाश होना,
अल्प बल आदि लक्षण होते हैं। ठीक, अब देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार क्या है। अंगों का संकोच, स्तंभ, अनिद्रा, स्पंदन, आक्षेप, तोद आदि बात के क्या होते हैं, वृद्धि के लक्षण है। आदि बात की वृद्धि के लक्षण। फिर से देखेंगे एक बार। अंगों का संकोच होना यानी सिकुड़ना, स्तंभ होना यानी जड़ता होना, स्तंभ की तरह एकदम, ठीक है, कठोर होना, अनिद्रा होना, स्पंदन होना, आक्षेप, तोद आदि वात वृद्धि के क्या है, ये सारे लक्षण हैं, वात वृद्धि के लक्षण है। ठीक है, तो ये तो हो गए वृद्धि के लक्षण। अभी हम देखेंगे वात क्षय के लक्षण देखेंगे दोनों आचार्यों के अनुसार। ठीक है, तो वात क्षय में क्या होगा, शरीर की चेष्टाओं में मंदता। किसके अनुसार है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। क्या होगा, शरीर की चेष्टाओं में मंदता होना, बोलने की शक्ति का कम हो जाना, मन की प्रसन्नता का कम हो जाना तथा संज्ञा की अल्पता का हो जाना बताया है। सेम जो ऊपर श्लोक में लिखा गया तो वही चीज़ यहाँ पे है। शरीर की चेष्टाओं की मंदता, बोलने की शक्ति का कम हो जाना, मन की प्रसन्नता का कम हो जाना तथा संज्ञा की अल्पता का हो जाना बताया है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक, तो आचार्य चरक यहाँ पे क्या कहते हैं, उत्साह का न होना। ठीक है, उत्साह का न होना, श्वास प्रश्वास क्रिया में रुकावट आना। जो हम लोग श्वास और प्रश्वास यानी कि बोला था ना, उत्साह उच्छ्वास निश्वास, तो क्या बोलेगा, उत्साह उच्छ्वास और निश्वास। उच्छ्वास निश्वास क्या होता है, श्वास और प्रश्वास, सांस का लेना और सांस का छोड़ना। ठीक है, इन क्रिया में क्या होता है, रुकावट होता है। चेष्टाएं यानी कौन सी, शारीरिक और मानसिक चेष्टा में कमी होना। धातुओं की शरीर में गति उचित ना होना। जो हमारे शरीर में धातुएं होती हैं उनका उचित गति ना होना। धातुओं की समानता ना होना। मल मूत्र आदि के अवयवों का उचित रूप से ना निकलना आदि, ये लक्षण होते हैं आचार्य चरक के अनुसार। फिर से देखेंगे एक बार। उत्साह का न होना, श्वास प्रश्वास क्रिया में रुकावट आना, चेष्टाओं यानी कि शारीरिक और मानसिक दोषों में कमी होना, धातुओं की शरीर में गति उचित ना होना। धातु जो थे उनकी शरीर में उचित गति का ना होना, धातुओं की समानता ना होना, मल मूत्र आदि के अवयवों का उचित रूप से ना निकलना, ये सारे किसके लक्षण है, वात क्षय के लक्षण है। किसके अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार। तो आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दोषों की वृद्धि से, जिसमें से हमने आज वात वृद्धि और वात क्षय पढ़ा और सामान्य विशेष को पढ़ा है हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पित्त की क्षय वृद्धि और कफ की क्षय वृद्धि को हम लोग कवर करके चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और बहुत शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाई गई है, इसको आप बना लीजिए, इसी से पढ़िए, सब यहीं से आने वाला, कुछ बाहर से नहीं आएगा। और इसको पढ़िए, जो कुछ भी ना समझ में आया हो आपको, कोई भी लाइन कोई भी वर्ड ना समझ में आया हो, आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। और मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी करवाइए, ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे और जो भी मैं नए लेक्चर अपलोड करता हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।